फ्रेंड, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों पर हम लोग आज विचार करेंगे। उस विषय में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने राष्ट्रवाद, राष्ट्र, अर्नेस्ट रेनन ने कैसे राष्ट्रवाद और राष्ट्र को परिभाषित किया, फ्रेडरिक सार्यू ने कैसे जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों का चित्रण किया, तो उन विषयों पर हमने चर्चा किया था। तो इस पार्ट में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस समय जब ये क्रांति हुई तो उस समय जो फ्रांस का शासक था वो लुई 16वां था। लुई 16वां एक निरंकुश, तानाशाह, बर्बर शासक था और अकुशल था, वीर नहीं था। जो उसके पूर्वज लुई 14वां, लुई वंश में बूर्बो शासक, ये बूर्बो शासक, इस वंश का नाम बूर्बो शासक थे, बूर्बो था। तो बूर्बो शासक वास्तव में बहुत वीर हुआ करते थे, हठी होते थे, दम्भी होते थे, दृढ़ निश्चयी होते थे, तानाशाह होते थे, पर वो कायर नहीं होते थे, वो भोग विलासी नहीं होते थे। पर जस्ट इसके उल्टा 15वां और 16वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये जो शासक रहे हैं ये कहीं न कहीं भोग विलास और अकुशल शासक रहे हैं, अयोग्य शासक रहे हैं। और उसी के कारण अगर 14वां जैसे शासक इस समय रहे होते तो शायद फ्रांस में क्रांति ना हुई होती। पर 15वां और 16वें ये शासक बहुत ही क्रूर थे और क्रूर के साथ साथ वो कहीं न कहीं अयोग्य थे, अकुशल थे, इसलिए यह क्रांति हुई। तो इसके जो 4 हमने महत्वपूर्ण कारण आपके सामने रखे हैं, उसमें राजनीतिक और आर्थिक कारण, सामाजिक और बौद्धिक कारण। तो राजनीतिक और आर्थिक कारण को हम पारी पारी से इसको देख लेते हैं। राजनीतिक कारण में जो शासक था वो निरंकुश, क्रूर, अयोग्य, ये बूर्बो वंश के शासक थे, अर्थात लुई 16वां के बारे में बताया जा रहा है। ये इतना तानाशाह था कि अपनी कोई प्रतिनिधि सभा नहीं रखी थी। जो स्टेट जनरल्स थी उसका आयोजन ही नहीं करवाता था। 150 वर्षों से स्टेट जनरल का अधिवेशन नहीं हुआ। स्टेट जनरल वह संस्था है जो राजा को राज कार्य में आवश्यक सलाह देती थी, एक प्रकार की वह विधानसभा थी। पर वो 150 मतलब ये चाहे हम समझते हैं ये 14वां से भी आगे से ही स्टेट जनरल्स का अधिवेशन नहीं हुआ था। स्टेट जनरल्स तमाम नियम, कानून, व्यवस्थाएं राज्य में स्थापित करने के लिए शासक को सलाह देती थी। तो वो 150 वर्षों से हुआ ही नहीं। तो ऐसे राज्य का क्या होगा। इस लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी आंतोइनेट, ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति की रानी थी, जो हमेशा भोग विलास में, हमेशा अपने आवरण में, हमेशा अपने जो चापलूस होते हैं उनसे घिरी रहती थी। और इसकी जो सबसे बड़ी डिमेरिट थी वो राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। और उसका हस्तक्षेप इस स्तर तक बढ़ जाता था कि राजा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता था। वो अपने चहेतों को राजा से ज़बरदस्ती उस विषय पर फरमान जारी करवा ले जाती थी। तो कहीं न कहीं मेरी आंतोइनेट का जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो भी, उससे भी जो अच्छे मंत्री थे, अच्छे अधिकारी थे, वो राज दरबार से वो कहीं न कहीं हटते चले गए। इसका भी एक रोल रहा। शासन में केंद्रीकरण, चूँकि राजा की जो राजधानी थी अर्थात लुई 16वां की जो राजधानी थी वो वर्साय हुआ करती थी। तो सारा शासन प्रशासन वो वर्साय से होता था। इसमें दिया गया शासन में केंद्रीकरण को बढ़ावा, अर्थात कहीं न कहीं लुई 16वां ने सारी बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी
और उसका सेंटर वर्साय जहाँ वो राजा रहता था। इस प्रकार से जो शासन का सेंटर होता है वो राजा ने अपने हाथों में ले लिया था। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, न्यायपालिका संबंधी अधिकार, व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार, तीनों पावर राजा ने अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ तक कि जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली निजी संस्थाएं, स्थानीय निकाय हुआ करते हैं, वहाँ के कार्यों को भी राजा ने अपने हाथ में ले रखा था। अर्थात निचले स्तर से छोटा मोटा कोई काम करना होता था, उसके लिए वर्साय से अनुमति अर्थात राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये कहीं न कहीं एक डिमेरिट होती है। इसमें सारा ताना बाना वो अधिकारियों के बीच, मंत्रियों के बीच लिपट कर रह जाता है। इससे आम जनता परेशान होती है। भ्रष्ट अकार्यकुशल नौकरशाही को बढ़ावा। जो उस समय की नौकरशाही थी, जब राजा भोग विलासी है, राजा अकार्यकुशल है, राजा अयोग्य है, तो ज़रूर वह उसकी जो नौकरशाही होगी वो कैसे अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार से वह अपने चापलूस मंत्रियों से घिरा रहता था। जो अच्छे मंत्री होते हैं अच्छी सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, जनता का कल्याण होगा, आम जनता खुश होगी। पर इसके उल्टा लुई 16वां के शासनकाल में मंत्री भी अयोग्य, उन्हीं का जमावड़ा, और जो शासन प्रशासन करने वाले नौकरशाही थी वो टोटल अयोग्य हो गई थी, टोटल भ्रष्ट हो गई थी। लाल पीताशाही का बोलबाला था। अपने चहेतों को नियुक्ति, अपने चहेतों का कार्य आम जनता से कोई सरोकार रह ही नहीं गया था। ऐसी अकार्यकुशल और भ्रष्ट नौकरशाही थी। लेत्र द कासे एक प्रकार का यह वारंट कानून लाया गया था, जिसके अंतर्गत ये अधिकारी मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत इस एक प्रकार का यह FIR होता था कि यह वारंट होता था, यह किसी के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ वो अधिकारी मनमाने तरह से निकाल कर उसको जेल में लंबे समयों तक डाल देते थे। तो इसका भी खूब दुरुपयोग किया गया। फिजूल खर्ची, युद्ध, दोषपूर्ण कर्णप्रणाली, राजकोष की रिक्तता, ये आर्थिक व्यवस्था है। फिजूल खर्ची, राजा इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था और हम समझते हैं लगभग वो इंग्लैंड के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, इसके उत्तराधिकार संबंधी युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका के साथ मिलकर इंग्लैंड से युद्ध, लगातार फ्रांस युद्ध करता रहा। तो युद्ध करने में आप जानते हैं कि धन लगता है, सैनिक हताहत होते हैं, साजो सामान डिस्टर्ब होता है, कितना नुकसान युद्ध से होता है। और सारे युद्ध में फ्रांस हार गया था। केवल अमेरिका के साथ, जो इंग्लैंड से उसने लड़ा था, अमेरिका के साथ वो जीता था। बाकी सारे युद्ध में, चाहे वह प्रसा से हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे वह इंग्लैंड से हो, सारे युद्धों में लगभग वो हार गया था फ्रांस। तो उससे पूरा राजकोष पर बहुत दबाव पड़ता है। इसके साथ साथ फिजूल खर्ची, जो राज दरबार का जो फिजूल खर्ची था, अत्याधिक खर्च करना, चाहे वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा, चाहे राजा उसके परिवार पर, इन सब पर लगातार राजकोष से पैसा खर्च हो रहा था। उसकी गणना करने वाला कोई नहीं था, उसकी जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं था, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, और केवल राजकोष से पैसा लुटाया जा रहा था, अर्थात फिजूल खर्ची की जा रही थी। दोषपूर्ण कर प्रणाली, राजा ने जो कर प्रणाली निर्धारित की थी वो निहायत दोषपूर्ण थी। उसने प्रथम वर्ग या प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर मुक्त कर दिया, अर्थात जो पादरी वर्ग थे और जो सामंत वर्ग थे इनको कर से मुक्त कर दिया, इनको विशेषाधिकार दे दिया। इनके लिए नियम कानून सारी व्यवस्थाएं अलग, ये कर इनको कर नहीं देना है। कर किससे लेना है? गरीब किसानों से, श्रमिकों से, जो छोटे मोटे स्तर के व्यापारी थे उनसे कर लेना था। तो उनके पास जब कुछ है नहीं तो वो कर क्या देंगे? इस प्रकार धीरे धीरे जो टैक्स था, टैक्स कलेक्शन था, वो सिकुड़ता चला गया, न्यून होता चला गया। क्योंकि जो धनाढ्य वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, उससे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा था, उनको विशेषाधिकारों के अंतर्गत छूट दी गई थी।
और कर किनसे लिया जा रहा था? जो देने के लिए उनके पास कुछ है ये नहीं है, जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जा रहा था। तो कितना दे पाएंगे, उनके पास है ये नहीं है। तो इस प्रकार से जो दोषपूर्ण कर प्रणाली थी, जिसके कारण राजकोष में टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो जा ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल था राजकोष की रिक्तता में। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक और बौद्धिक कारण था, तो सामाजिक और बौद्धिक कारणों में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, अर्थात प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे। पादरी वर्ग को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, अर्थात राजा द्वारा दिया गया विशेषाधिकार प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को प्राप्त थी, जिसमें पादरियों को इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया था कि जितनी राज्य की ज़मीन होती थी, ज़मीन के 5वें हिस्से के मालिक हुआ करते थे, और उस पर जो कमाई, जो टैक्स, वो स्वयं पादरी वर्ग वसूला करता था। उनका एक अलग नियम कानून चलता था, और वो एक टाइथ नामक कर वसूलते थे, जो धर्म कर होता था। अर्थात इस कर को ये पादरी वर्ग जो प्रथम स्टेट थे ये वसूला करते थे। तो इससे भी कहीं न कहीं बहुत असंतोष जनसाधारण के बीच में था। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? सामंत और कुलीन वर्ग, जो संपन्न वर्ग थे, जो भूमि के मालिक, संपत्ति के मालिक, जो धनाढ्य वर्ग थे, वो द्वितीय स्टेट में आते थे। इनको भी सभी करों से मुक्त कर दिया गया था, इनसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। ये आम जनमानस के ऊपर लगाए गए जितने सारे नियम कानून होते थे वो इन दोनों वर्गों के ऊपर लागू नहीं होते थे। ना तो इनको कर देना है, ना तो इनको सामान्य नियमों कानूनों के अंतर्गत शासित किया जा सकता था। अर्थात ये राजा के, शासक के, लुई 16वां के कृपा पात्र थे, इनके ऊपर राजा की विशेष दृष्टि हुआ करती थी। इसका तीव्र असंतोष आम जनता के बीच में था। तो ज़्यादा, राजा से ज़्यादा तो इनके ऊपर आम जनता कुपित थी, इनसे ज़्यादा नाराज थी, इनको हटाना चाहती, इनको मिट्टी मिलाना चाहती थी। इसका भी विशेष रोल था। तृतीय वर्ग में मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिक, जो छोटे मोटे व्यापारी, वो सभी, अर्थात इन दोनों के अलावा सभी तृतीय वर्ग में आ गए। मध्यम वर्ग की विशेष भूमिका थी। मध्यम वर्ग की भूमिका यह थी कि उसी बीच ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, तमाम उद्योगों का विकास हुआ, सभी अत्याधुनिक तकनीकी युक्त उद्योग स्थापित हो गए, और वहाँ से सारे वहाँ से सामान आने लगे, और कहीं न कहीं फ्रांस और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। और उसी समय धीरे धीरे यहाँ के जो व्यापारी थे व्यापार भी करने लगे, और मध्यम वर्ग में कहीं न कहीं शिक्षा का विकास हुआ, वो चिंतन करने लगे, और उसमें तमाम शिक्षित वर्ग आ गए। इन शिक्षित वर्गों में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई तकनीशियन हो, चाहे वह व्यापारी हो, सब इसी मध्यम वर्ग में आ गए। और इनको जो शिक्षित होता है वो अपनी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, हर चीज़ें वो सोचता रहता है। और ये चूँकि इनके पास अब ये संपन्न हो गए, कहीं कहीं इनके पास धन आ गया, तो ये अपने आप की तुलना सामंतों से करने लगे। चूँकि सामंत केवल टैक्स वसूलते थे आम जनता से, वो आम जनता से भी वो टैक्स वसूल, चूँकि उन सारी संपत्ति, सारी भूमि के मालिक सामंत हुआ करते थे, तो सामंत लोग आम जनता से टैक्स वसूलते थे, और मध्यम वर्ग भी उसी में आता था। तो कहीं न कहीं मध्यम वर्ग समानता की खोज करने लगा, चूँकि उसके पास भी पैसा हो गया, वो भी संपन्न हो गया, तो उनसे वो समानता की बात करने लगा, जिससे तीव्र ईर्ष्या, तीव्र द्वेष पैदा हो गया। अर्थात मध्यम वर्ग का रोल इस क्रांति में लीडिंग पार्टी का हो गया, अर्थात लीडर की भूमिका में मध्यम वर्ग आया।
और किसान श्रमिक तो पीड़ित थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो दीनहीन थे, खाने के लिए मोहताज थे, तो उनका आना तो स्वाभाविक था। अर्थात बढ़िया जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो असंतुष्ट थे और वो समानता की कहीं न कहीं मांग कर रहे थे, तुलनात्मक ढंग से अपने आप को वो देख रहे थे, तो उसमें उनको ज़्यादा असंतोष हुआ। चूँकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको हर चीज़ की जानकारी हो गई थी कि कैसे लोकतंत्र आएगा, कैसे प्रजातंत्र आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने लीडर की भूमिका में मध्यम वर्ग अपना कार्य किया। इसके साथ ही साथ जो उस समय के लेखक थे, चिंतक थे, इनकी रचनाएं, इनकी इनके अपने पत्र हुआ करते थे, जो इनके डायलॉग हुआ करते थे, ये भी उस समय के समाज में अहम भूमिका का निर्वहन किया। जिसमें मॉन्टेस्क्यू इसने एक अपनी पुस्तक लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें शक्तियों की पृथक्करण की बात कही। उसने ये भी कहा कि राजा के पास तीनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर राजा के पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीन शक्तियां होती है। राज्य की तीन शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अगर ये तीनों शक्तियां राजा के पास होंगी, एक व्यक्ति के पास होंगी, तो वह निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। ये शक्तियां एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, इसलिए अलग अलग शक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में इसको होना चाहिए, अर्थात इसका पृथक्करण होना चाहिए। यह अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति के पास तीनों पावर नहीं होने चाहिए। वह स्वतंत्रता और वैधानिक शासन का समर्थन करता था। मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता की बात करता था और नियम कानून के अनुसार शासन प्रशासन हो, इसका समर्थन करता था उसने अपनी किताब में। और राजा के दैवीय शक्तियों का विरोध किया। जो राजा अपने आप को ये कहता था कि हमको ईश्वर ने भेजा है शासन करने के लिए, हमारे पास जो पावर हैं वो ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है, आम जनता केवल शासित होने के लिए पैदा हुई है, हम बाई बर्थ केवल शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, चूंकि यह ईश्वर ने हमको शासन करने के लिए भेजा है। यही राजा का दैवीय सिद्धांत होता है, दैवीय शक्ति का सिद्धांत होता है, जिसका उसने खंडन किया अपनी रचना के माध्यम से। और ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में गई, पब्लिक में गई। उसका भी धीरे धीरे जो उस समय शिक्षित वर्ग था वो भी इससे प्रेरित हुआ। साथ में वॉल्टेयर पत्रकार और व्यंगकार था, इसने अपनी रचनाओं के माध्यम से, हालांकि यह लोकतंत्र का विरोधी था, पर जो इसकी उस समय की तत्कालीन रचनाएं थी वो कहीं न कहीं राजा के खिलाफ हुआ करती थी, इसलिए इसका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता नामक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक में उसने कहीं न कहीं सामान्य इच्छा, लोकतंत्र, इन सब चीज़ों पर उसने फोकस किया। और फ्रांसीसी पुरातनवादी व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था फ्रांस की थी, उसकी उसने घोर निंदा की और निरंकुश शासन की निंदा की। और वो कहीं न कहीं सामान्य इच्छा, आम जनता की इच्छा को, जो सामान्य लोगों की इच्छा है वही सामान्य इच्छा होती है, उसके अनुसार शासन प्रशासन चलना चाहिए, इसकी उसने वकालत की। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का वह अग्रदूत कहा जाता है रूसो। तो रूसो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसने भी अपना रोल एक प्ले किया, जो इस फ्रांसीसी क्रांति में ये संभव हुआ। और यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को संपन्न हुई। राजा, इसमें हुआ क्या, राजा स्टेट जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाना चाह रहा था, और आम जनता मिराबो के नेतृत्व में वो स्टेट जनरल्स का अधिवेशन बुलाना चाह रही थी। और राजा ने अपने सैनिकों के माध्यम से, वो किसी प्रकार से स्टेट जनरल्स का अधिवेशन ना होने पावे, राजा के खिलाफ कोई प्रस्ताव ना पारित होने पावे, इसी पर आमादा हुआ था। और इसमें इस डेट को उसने स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ, राजा को कहीं न कहीं हटाया गया। और वहाँ पर ये दिन था 14 जुलाई 1789 को। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको जिस जेल में रखा गया था, तो 14 जुलाई को उस जेल को नष्ट, वास्टील कारागृह, अर्थात वास्टील जेल थी जिसमें सबको रखा जाता था, बंद किया जाता था। तो उस भीड़ ने
उस वास्टिल किले को, उस वास्टिल जेल को ध्वस्त करके जो उसमें क्रांतिकारी थे उनको बाहर कर लिया। और वह दिन 14 जुलाई था, इसलिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई और फ्रांस में पुनर्जागरण पैदा हुआ। फ्रांस में, यूरोप में पूरे राष्ट्रवाद पैदा हुआ। ये फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और फ्रांस के साथ साथ यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्र राज्यों का राज्य आ गया, युग आ गया। इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस पार्ट में हम लोगों ने इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति को बहुत बारीकी से हर बिंदु पर चर्चा करते हुए इसको हम समझ सकते हैं। और इसके अगले पार्ट में हम लोग जो राष्ट्रवाद के कारण में, इसके अगले पार्ट की चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू।